श्री सतपाल रायजादा जी यहाँ मौजूद हैं, श्री देशराज गौतम जी यहाँ हैं, विक्रम टिक्की जी यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुनय, कृपया आप प्रेस संबोधन करें, फिर जैसी व्यवस्था। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय राकेश कालिया जी, माननीय भवेक जी, ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देशराज गौतम जी, सभी पूर्व में अध्यक्ष अशोक जी, सभी बैठे हैं। हमारे डिक्की शर्मा जी जो कि कोफेड के चेयरमैन है, मनीष जी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, 40 महीने एक दिन पुरानी हमारी सरकार अब हो चुकी है। 40 महीने पहले जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक जिस प्रकार से प्रदेश की संपदा को लुटाया, वो हमें जब हमने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली और मेरे साथी हमारे भाई मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि पिछली सरकार ने जो जनता की संपदा थी उसको बुरे हाल से लुटा दिया गया। जनता के जहां कल्याण के कार्य होने चाहिए थे, उन सब चीजों को नहीं देखा गया। जब ये सरकार छोड़ करके उसमें प्रदेश पर 76,633 करोड़ रुपए का कर्जा था वित्तीय वर्ष 2023-24 तक। उसके बाद जब चुनावों से पहले तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांट दी। जिसने जो मांगा उसमें ये नहीं देखा गया, उसमें नोटिफिकेशन होती गई। अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगा, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे दिया गया। किसी ने हाई स्कूल मांगा, उसको हाई स्कूल दे दिया गया। लेकिन ये स्कूल अगर देने भी थे तो कोई नोटिफिकेशन करने का मकसद तब नहीं रहता जब तक उसमें हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी नियुक्ति ना की जाए, कर्मचारियों की नियुक्ति या टीचरों की नियुक्ति ना की जाए। कोई टीचरों की नियुक्ति नहीं की गई और पूरी इस तरह से 650 के करीब उन्होंने शिक्षा संस्थान खोल दिए। मैंने और मुकेश जी ने 1 महीना पूरा शिक्षा का भी हमने स्टडी किया और पाया कि क्या हमें ये 650 शिक्षा संस्थान खोलने चाहिए, क्या हमने इसमें टीचरों की नियुक्तियां की है, क्या इससे क्वालिटी एजुकेशन में सुधार आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के समय जो बच्चे सरकारी स्कूलों में हमारे पढ़ते थे, जहां आम परिवार के बच्चे पढ़ते थे, वहां गुणात्मक शिक्षा के स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। अब 21वें स्थान पर पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6.5 लाख बच्चे हैं, उन 6.5 लाख बच्चों को हम महज स्कूल भेज रहे हैं, कोई क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने प्रयास किया और ये फैसला करना था कि क्या इन सरकारी संस्थानों को, सरकारी स्कूलों को खोला जाए। हमने फैसला किया कि हम सरकारी स्कूल खोलने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए और हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया। मुझे खुशी है कि 40 महीने पुरानी सरकार में जब शिक्षा के स्तर को दोबारा आंका गया तो 2021 में जो हम असर की रिपोर्ट के अनुसार 21वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर देश में पहचाने जाते हैं। हमने और शिक्षा स्तर में सुधार किया, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो आम परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं,
और मिडिल इनकम लोगों के बेटे होते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। हमने फिर उसमें और सुधार किया और इंग्लिश प्रथम कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम को शुरुआत की और अभी हमने अपने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट किया। पूरे प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एनरोलमेंट कम हो रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक सीबीएसई स्कूलों में वो एनरोलमेंट बढ़ रही है और हम क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे सरकारी स्कूल देश के सबसे बेहतरीन स्कूल होंगे। हमने शिक्षा में जो मूलभूत सुधार किए उसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। जहां जनता ने मांगने की, बच्चों ने मांगने की, लेकिन उनके दर्द को जो सरकार समझती है, उनकी सेवा करने की जो नीति हमारी सरकार की है और उनके बिना बोले जो कार्य करती है, उसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब जिस सरकार में 76,633 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक मोर्चे पर इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रदेश की संपदा को लुटाया। 76,633 करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी उस समय छोड़कर चलेगी जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें पूरे 5 में भारतीय जनता पार्टी के 2017 से लेकर 22 तक 47,000 करोड़ रुपया मिला। ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? ये वो आय और व्यय के बीच के अंतर को जो बांटने के लिए केंद्र सरकार जो हमारे टैक्स कलेक्शन होते हैं उसका एक हिस्सा राज्यों में बांटती है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए ये पैसा हमें मिलता है। और फिर जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ। जीएसटी के रैशनलाइजेशन से केंद्र सरकार ने ये आंका कि हिमाचल प्रदेश को जो उद्योग लगे हैं उसमें कम से कम हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा और उसके लिए उन्होंने हर साल 3200 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया, जिसको जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया। वो भी जून 2022 में बंद हो गया तो 13,000 करोड़ रुपया वो मिला। 47 और 13 कितने हो गए? 60,000 करोड़ रुपया उनको मिला। 60,000 करोड़ के अलावा और इनको एक एक्स्ट्रा किस्त लोन की मिली। तो 60,000 करोड़ मिलने के बाद हमारी सरकार को आरडीजी के रूप में 17,000 करोड़ रुपए मिला, सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिला। और जीएसटी कंपनसेशन क्योंकि 5 साल में बंद हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। हम 17,000 करोड़ में 40 महीने से इस प्रदेश की सरकार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी आपकी जनता के जो पैसे थे उनको लुटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो हिमाचल विरोधी क्यों है, भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। ये सोचने वाली बात है। मैं इसका कारण बताता हूं। या तो इनके हिमाचल के नेता कोई बात नहीं कर पाते, चाहे चारों संसद सदस्य है। कहना चाहूं, आज जनता को यह तुलना करनी चाहिए 40 महीने वाली पुरानी सरकार को, जिस सरकार के पास 60,000 करोड़, उसने कहां डाला ये पैसा? उसने पैसा 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें हिमाचल प्रदेश में खाली पड़ी है। 1,000। अगर वो चाहते तो जब इन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय 48,000 करोड़ रुपए का लोन था। यानी कि जब वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़कर गए तो 48,000 करोड़ रुपए का लोन था। अगर वो चाहते 60,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपया वापिस कर सकते थे और हिमाचल प्रदेश जो होता वो कर्ज मुक्त प्रदेश होता। इन्होंने नहीं किया और इन्होंने सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, जनता के सुख के लिए नहीं आए। और चाहे स्कूलों की बात ले लो, हॉस्पिटल की बात ले लो, कहीं भी बात ले लो, हर जगह हमारी स्थिति, किसी हॉस्पिटल की बात ले लो,
हमारी जो बेहद दयनीय स्थिति है, हमने उसमें सुधार किया। अब इसके बाद बात यह आती कि 60,000 करोड़ के बाद हमें 17,000 करोड़ मिला और हमने 17,000 करोड़ में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज जो पर कैपिटा इनकम 3 साल में 63,000 करोड़ रुपया 63,000 रुपया बढ़ी है, यानी कि प्रति हर्जा वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया। हमारे जो कर्जे में हमने कितना लोन लिया 3 साल में, मैं वो भी बताना चाहता हूं। और मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने 3 साल में जो लोन लिया वो हमने लिया 35,542 करोड़, और हमने 35,542 करोड़ में से पे कितना किया? लोन को पे करने, कर्जे को पे करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। कितना पे किया हमने? लोन की जो रीपेमेंट बनती थी, जो मूलधन की रीपेमेंट है, वो की 10,325 करोड़ रुपया इन 3 सालों में, और 15,931 करोड़ रुपया हमने इंटरेस्ट का पे किया। यानी कि जो 76,000 करोड़ रुपए का लोन चढ़ गया, उसमें इंटरेस्ट हर साल हमने 3 साल में 15,931 रुपए पे किया। यानी कि टोटल 35,000 में से हमने 26,256 करोड़ रुपया, जो हमने 35,000 लोन की रीपेमेंट का पे किया और इंटरेस्ट का पे किया। आज प्रदेश कर्जे के दलदल में क्यों दशा है? क्योंकि उन्होंने गवर्नेंस नहीं की। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, लेकिन इन परिस्थितियों और चुनौतियों का हमारी सरकार ने सामना किया, और हम जिसको सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश के में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब भाजपा विरोधी क्यों है हिमाचल की, मैं बताना चाहता हूं। 2023-24 में बाढ़ आई, कुल्लू में भयंकर बाढ़ आई। मैं डिप्टी सीएम साहब, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य 1 हफ्ते कुल्लू में रहे, मैं खुद 3 दिन कुल्लू में रहा। सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, बिजली बंद होगी, पानी बंद हो गया, 75,000 टूरिस्ट वहां फंसे रहे। हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का सेशन बुलाने की बात कर रही थी, जब सभी पुलिस कर्मचारी आपदा से निपटने में लगे हुए थे और सभी अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए थे। सेशन बुलाया, इन्होंने सेशन बुलाकर क्या कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। हमने आपदा पर चर्चा की और हमने कहा कि चलो अब भारत सरकार से स्पेशल ग्रांट मांगते, ये हमारे साथ नहीं गए। फिर भी हमने आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता था, 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने उनको 7 लाख रुपया दिया। 23,000 घर या तो आंशिक रूप से टूट गए थे या पूर्ण रुपया नष्ट हो गए थे, और जिसके 5,000 रुपया मिलता था हमने उसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपये किया, 1 लाख रुपया किया। अधिकारी कहते थे नियम नहीं बदले जाएंगे। हमने कहा जो भी आपदा प्रभावित परिवार है उनके लिए नियम भी बदलेंगे और कानून भी बदलेंगे। मंत्रिमंडल ने नियम भी बदले, कानून भी बदले, और हमने आपदा प्रभावित परिवारों को देश का सबसे बड़ा पैकेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां विधानसभा में चर्चा की और प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। इसलिए भाजपा हिमाचल विरोधी है। जो हिमाचल की भाजपा है वो हिमाचल विरोधी है। कोई अभी तक पैकेज नहीं मिला। चलिए, उसके बाद हमारे को फिर 25-26 में, फिर थोड़ी 24-25 में फिर आपदा आई, हमने उस संकट का भी सामना किया। 25-26 में फिर भयंकर आपदा आई। हिमाचल के इतिहास में इतनी बड़ी भयंकर आपदा नहीं आई। 23-24 में तो यहाँ भी इतनी आपदा आ गई थी, पुल टूट गए थे, पेट्रोल पंपों में पानी चला गया था, हमने उनको भी राहत पहुंचाई। 25-26 में जब फिर आपदा आई, 25-26 में काफी घर हमारे टूट गए, काफी मौतें होगी, काफी जानें हमको छोड़कर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी फिर भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। फिर हिमाचल विरोधी भाजपा। और यही नहीं, इन्होंने उसके बाद
हमारे साथ पैसा दिलाने की बात तो दूर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने पूछा 1500 करोड़ रुपए की देने की बात की। हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी हमें 1500 करोड़ रुपए मिले। लेकिन हिमाचल भाजपा का हाल देखिए, ये उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे कि आपने घोषणा की और हमें हमारे को पैसे दिलाइए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है जो सिर्फ कुर्सी हथियाना चाहती है। सिर्फ चक्कर के जो बीजेपी का मुख्य कार्यालय है या जिला में कार्यालय है, इन्फ्लुएंसर खरीद रखे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उनके द्वारा हमारे नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। हमने 40 महीने में इस प्रदेश के लोगों की सेवा की है, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं हमने। कोई एक आदमी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। 40 महीने से हम जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया द्वारा सत्ता दिखाना चाह रही है। सोशल मीडिया में चला हुआ जी, आज ये हो गया, आज कल हो गया। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी जानते हैं, क्या आरडीजी हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है? हमें तो सिर्फ 2 साल के लिए मिलनी थी। 16वें वित्त आयोग ने अगर आरडीजी की रिकमेंडेशन करनी थी तो, क्योंकि 16वां वित्त आयोग 2026 से लेकर 31 तक था, उसके बाद तो 2 साल बाद तो जनता ने तय करना ना कि कौन आएगा। पर 5 साल के लिए इस प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया मिलना था 2026 से लेकर 2031 तक। वो सरकार का अधिकार नहीं है, जनता का अधिकार था। इन्होंने वो भी रुकवा दी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सरकारी कर्मचारियों को 7% डीए भी दिया और एरियर 70 साल से ऊपर वालों का पूरा कर दिया और क्लास 4 का 70% हमने एरियर भी दे दिया। हम धीरे धीरे इस प्रदेश की जो 75 लाख जनता है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। अगर ये 50,000 करोड़ रुपए मिल जाते तो हम बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाते। लेकिन फिर भी हमारे नीतिगत बदलाव से, हमारे नए कानून बनाने से, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बनाने के बाद हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मैं कई बार इनके सोशल मीडिया पर जब तक कहां बिजली फ्री यूनिट मिलती है, अभी भी प्रत्येक परिवार को हम 2 मीटर दे रहे हैं। प्रत्येक परिवार को पहले 10 उनको 125 यूनिट 2 मीटर ऊपर बिजली फ्री मिलेगी। 126 से 300 मीटर 300 यूनिट तक ₹1.72 की हम सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो 250 यूनिट तो हम एक परिवार को फ्री ही दे रहे हैं। अभी 1 लाख परिवारों को, अपना परिवारों को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, जिसकी बजट में घोषणा की गई है। 1 लाख अति निर्धन परिवारों को हम 1500 रुपए देने जा रहे हैं, जिसकी बजट में घोषणा की है। जो गरीब है, जो 20-20 साल से IRDP और BPL में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पक्का मकान नहीं बना है, हम उनको इंश्योरेंस भी फ्री देने जा रहे हैं। कई योजनाएं उनके लिए लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस प्रदेश की संपदा को लुटाया? 5,000 बीघा बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर ₹1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 करोड़ रुपए में दे दी। आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, अगर मर्द ने करवानी तो 8% लगता है, वुमेन ने करवानी 6% करता है। इन्होंने बड़े उद्योगपतियों की रजिस्ट्री भी माफ कर दी। यानी आम आदमी तो 6% रजिस्ट्री की फीस देगा, लेकिन इन्होंने माफ कर दी। और क्या कहा कि सड़कें भी बना के हम देंगे, क्योंकि उद्योग लगाने हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। उस उद्योग लगाने का फायदा तब था जब जीएसटी नहीं लगा था। अब जीएसटी लग गया है तो जीएसटी हो गया कंज्यूमर बेस्ड। जीएसटी कंज्यूमर ड्रिवन है। बद्दी में 35% एशिया का फार्मास्यूटिकल का हब है, वहां से जीएसटी नहीं आता हमें, क्योंकि जीएसटी की जैसे पैरासीटामोल अगर किसी ने यूपी में खरीदी 22 करोड़ में तो उनको ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 75 लाख है तो हमें जीएसटी कम आएगा। तभी उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन केंद्र सरकार ने दिया था। तो कौन से उद्योग लगाने उस दृष्टिकोण से सोचा नहीं गया, जबकि जीएसटी इनके समय लग चुका था। इन्होंने 5,000 बीघा 1 करोड़ रुपए में दे दी और बोला कि उद्योग आ रहे हैं। अभी तक कितने उद्योग लगे?
ये देश प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। हम उस प्रदेश की संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कैद किया। वाइल्ड फ्लावर हॉल एक होटल है जिससे हमने 400 करोड़ रुपया लिया। एक होटल से 400 करोड़ रुपया लिया हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से। जीएसडब्ल्यू से हमको 6% फ्री पावर नहीं मिलती थी। कोर्ट से भी केस हार जाते थे। हमने कोर्ट में केस लड़ा और आज हमको उससे हर साल 150 करोड़ रुपया पावर आ रही है। जो पावर प्रोजेक्ट हमने दूसरों को दिया, हमने कहा कि आप हमको 12% फ्री रॉयल्टी दो। हमने ये चीज योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि कभी संसद में आपदा का क्वेश्चन उठाया? कभी संसद में आप चुनकर जाते जो पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने कभी ये पूछा कि आरडीजी क्यों बंद हुई है, जबकि वो आर्टिकल 275/1 के तहत संविधान के द्वारा हमको अधिकार दिया गया है। वो भी खैरात नहीं दी, बंद कर दी। इन सब चीजों के लिए आपको सोचना पड़ेगा। शिक्षा के स्तर में इन्होंने निचले स्तर पर पहुंचा दिया। हेल्थ में क्या हाल है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भेज रहे। कमी है अभी इसमें, लेकिन ये कमी तो पिछले 40 साल से चल रही है। उस व्यवस्था को हम परिवर्तित कर रहे हैं। आने वाले 6 साल में 6 महीने में हम वहां बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपका जो एक्सरे की मशीन यहीं लगी होगी, 10 साल 15 साल पुरानी होगी। फिर वो प्राइवेट में जाते हैं बेचारे। पहले सरकारी में दिखाते हैं, फिर प्राइवेट में जाते हैं, वहां खर्चा करते हैं। प्राइवेट के बाद फिर वो पीजीआई पहुंचते हैं, पीजीआई के बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं। कितना खर्चा करते हैं। जब शिमला जैसे में एमआरआई की मशीन 19 साल पुरानी थी, हमने सभी मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन लगाई। आज एमआरआई की मशीन वहां जो एम्स दिल्ली में लगी उसको लगा रहे। आपके सभी हॉस्पिटलों में एक्सरे अल्ट्रासाउंड हम चेंज करने जा रहे हैं, ताकि जो पेशेंट जाता है उसको कम से कम इतना तो पता लग जाए कि मुझे बीमारी क्या है। बीमारी पता लगती है चंडीगढ़ जाके। आम आदमी इसको सोचता नहीं कि उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है। उस समय तो वो ये सोचता कि मैं कैसे ठीक हूं, जितना मर्जी पैसा लगे। इन सब चीजों व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज कोई सोच सकता था दूध का मूल्य 61 रुपए, गाय का दूध सरकार खरीदेगी, 71 रुपए भैंस के दूध सरकार खरीदेगी। आज कोई सोच सकता था कि हल्दी 150 रुपए किलो प्राकृतिक रूप से होती है। हल्दी प्राकृतिक है, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। ना बंदर खाता, ना नीलगाय खाती, ना कुछ खाती। और अगर उगाओगे तो एक करनाल में 80 से 90 हजार रुपए इनकम होगी। कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसके हाथ में सीधा पैसा जाएगा? अभी धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है। पहले तो अधिकारियों को समझाना पड़ता था, अब जब हमने अधिकारियों को समझाया तो उनके बदलाव आ रहा है। आज हमने 59 साल से ऊपर महिलाओं को पहले 1100 रुपया मिलता था, हमने उनको 1500 रुपया दिया है। 35,000 महिलाएं ऐसी है जिनको हमने जो ड्राइवर में 1500 दिया। और आगे भी हम जो आपका पैसा लुटा दिया गया था उसको बचाकर हम आगे भी ये सोचेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो ये कुछ बातें हैं। इनके 5 गुट बटे हैं भारतीय जनता पार्टी के। 1 गुट जयराम जी को हटाना चाहता है, इसलिए वो रोज ही बयान देते रहते हैं। एक दिन 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हो, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी पहली बार देखी है। कांग्रेस के समय हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते थे, मैं और मुकेश जी कई बार हम सोनिया जी से मिले हिमाचल के हितों के लिए। हमारे कैबिनेट के लोग गए, एक बार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट गई, एमएलए गए कि हमारे को मदद की जाए। यहां आप मुझे बता दीजिए, किसी एमएलए में हिम्मत है बीजेपी के जो जाके बोले कि जी प्रदेश में आपदा हुई, आपने 1500 रुपए डिक्लेयर किए, दे दो है किसी में हिम्मत? इस बात का जवाब दे। सोशल मीडिया में इनकी पूरी हिम्मत है। सोशल मीडिया में बिठाए हुए इन्होंने अपने बीजेपी के ऑफिस में 51 आदमी कि आज मुकेश अग्निहोत्री जी के खिलाफ ये चलाना है, आज उसके खिलाफ ये चलाना है, आज इसके खिलाफ ये चलाना है, आज इसके। और सोशल मीडिया में करते रहते हैं। दे दीजिए मुझे कि बीजेपी का कोई नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से कभी इकट्ठा मिला होगा। उससे ज्यादा तो हम मिलकर ले आते पैसे। वो पैसे लाते, हम जाते हैं, वो पैसे लाते। ये तो बोल ही नहीं सकते। ये तो सोच रहे हैं कि जनता यहाँ ये सोचती है कि 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। ख्वाब ले रहे हैं ये। हिमाचल के विरोध में हमेशा खड़े रह रहे हैं, हिमाचल के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं। आगे बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछेंगे किया क्या आपने, फिर बोलते केंद्र सरकार कोई खिरात थोड़ी बांट रही है।
केंद्र सरकार आपके जो टैक्सेस का पैसा वो बांटती है, उनकी कोई अपना राज्य थोड़ी है, राज्यों से टैक्स कलेक्ट करके ही बांटती है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। सीबीएसई स्कूल में हम 6 महीने 2 महीने कहा मैंने, पर 2 या 3 महीने के अंदर वहां सभी स्ट्रीम के टीचर पहुंचेंगे, चाहे कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। इसलिए गुटों में बटी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके बारे में यही कहना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि सबसे अधिक प्रेशर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी पर है, क्योंकि कुर्सी बचानी है तो उनको गाली तो देनी ही है। आप देखिए हिमकेयर योजना, हम हिमकेयर में सुधार कर रहे हैं। हिमकेयर योजना में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ बताना चाहता हूं। महिलाओं की बच्चादानी के ऑपरेशन होते थे, सबने सुने। हिमकेयर योजना में शिमला में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बन गए। सुने आपने? एक गलती होती तो बात नहीं, 2 गलती होती, 4 के डिस्चार्ज स्लिप पर भी वही लिखा हुआ है। आप बताइए, ये संपदा आपके लुटाई नहीं है? हम इनके में सुधार कर रहे हैं और हम इस सुधार के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ये पहली बार देखा गया है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वो विपक्ष के है बोले, लेकिन थोड़ा सा प्रदेश के हित में बोले। भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है, इसका जवाब दे। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है? आप आपदा में प्रधानमंत्री को मिलने क्यों नहीं गए? आप आरडीजी के मामले में प्रधानमंत्री जी को मिलने क्यों नहीं गए? आप हर जगह पैसे रुकाने क्यों जाते हो? ये सब बातों का जवाब दे, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सब पत्रकारों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से प्रदेश में अधिकारियों का मसला है, उच्च अधिकारियों में आपस में जानकारी हुई है, उसको कैसे मानते हैं आप? चाहे चेस्टर हिल का मामला है, चाहे अन्य मामले हैं। देखो, एक मैं कहना चाहता हूँ, ये अधिकारी लड़ते रहते हैं, इन पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। पहले इनके समय भारतीय जनता पार्टी के समय अधिकारी सरकार चलाते थे, यहाँ हमारे मंत्रिमंडल सरकार चलाते हैं, हम उनके सब सरकार चलाते हैं। उनको ये आपस की लड़ाइयां इनकी, और जो गलत होगा, कोई भी अधिकारी गलत होगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाती है। सर, आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए शानन विद्युत परियोजना और चंडीगढ़ में जो हिमाचल की हिस्सेदारी है, उसके लिए क्या आपका? शानन बिजली परियोजना का जो पंजाब सुप्रीम कोर्ट किया है, हमने उसकी अर्ली हियरिंग की डेट लगाई है और हम शानन विद्युत प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज पूरी हो गई है। हमारा औचित्य है कि हिमाचल का प्रोजेक्ट है, हिमाचल को मिलना चाहिए। सर, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का जो आया था, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए आया था और उसमें रेस्ट हाउस बन गए। काफी जो राजस्थान में भी मसले आए हैं, हिमाचल में भी, तो क्या उसकी भी कोई जांच होगी? वो तो भारत सरकार करवा रही है। वो मुकेश जी उसका अच्छा आंसर दे सकते कि भारत सरकार का करवा लिया। जल जीवन मिशन क्यों बंद हुआ, इनसे पूछ रहा ना, इनसे तो पूरा जानते हो। भारत सरकार करवा रही है। सीएम साहब, जैसा कि ऊना जो है माफिया अपराधों के मामले में काफी टॉप पर है पूरे हिमाचल प्रदेश में, ऐसा क्या कारण है? देखो, पंजाब के साथ लगता बॉर्डर है और माफिया को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक गुंडा एक्ट लाए हैं, विधानसभा में पारित किया है, प्रेसिडेंट से सेट मिलेगी और ऊना को भी हम माफिया मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन अभी उसमें कंट्रोल किया गया है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंट्रोल नहीं किया गया। कुछ वारदातें हुई है जिसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया है। सर, जिस प्रकार आपने एक विषय था चंडीगढ़ का विषय, बहुत पुराना विषय है, चंडीगढ़ को लेकर के हम गंभीरता से हमने सब जगह चिट्ठी, हिस्सेदारी की चिट्ठी लिखी है। और एक जो केंद्र से आपने कहा कि आरडीजी बंद हुई, निश्चित रूप से हिमाचल को नुकसान है। आपने कहा भाजपा की, क्या प्रदेश की सरकार आपने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, क्या प्रदेश की सरकार? मैं तो मिलके आ गया फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर, अब तो बंद होगी ना, फाइनेंस मिनिस्टर को मैं मिलके आया, मैंने अनुरोध किया। लेकिन इन चीजों से चुनौतियां होती है जीवन में, इन चुनौतियों से पार पाना होता है। हम तो अपना अधिकार मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो 14,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट है, उसके जब कर्ज मुक्त हो जाए वो बिजली के प्रोजेक्ट, तो 12% फ्री रॉयल्टी की जगह हमें 50% रॉयल्टी मिल जाए, हमें किसी आरडीजी की जरूरत ही नहीं है।
अभी 8वां वेतन एक आदमी एक क्वेश्चन पूछो। सर जब भी कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी सर जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करता है या अच्छे मोड में आता है तो 5 के 5 लोगों से डीओ लगना स्टार्ट हो जाता है। सर क्या सरकार ये नहीं चाहती कि देश को अच्छा काम हो या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के संरक्षण के लिए बैठी है? ऐसी कोई घटना होगी बता देना आपने। सर हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों को 2012 के वेतन दिया जा रहा है एक्स्ट्रा सैलरी, अभी तक बढ़ी नहीं कई सालों से। चलो ये सब चीजें तो छोटी छोटी है। मैं एक और बात देना चाहता हूँ, जी को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि ऊना जिला के सभी साथियों को भी, चाहे वो तकरीबन 2 से 4 हजार करोड़ रुपया हमारा बजट पार पर खर्च हो रहा है। 150 करोड़ हमारी सरकार ने दिया और उस पर कार्य शुरू हो रहा है। कुछ समय में ऊना की पूरी तस्वीर भी बदल रही है और किस तकदीर भी बदलेगी। ऊना में हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से काम किया। उभरता हुआ पेखू वाला उस प्रोजेक्ट का है, उभरता हुआ हम आगे आए हैं। और कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने जब मुझसे अनुरोध किया कि बरक डक पार करना है, इस बरक डक पार करने से तकरीबन ऊना के ही 10,000 लोगों को यहाँ अच्छे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पहले जो काम शुरू करने में पहले तो एनवायरमेंट क्लियरेंस लो, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस लो, फिर उसके आगे बढ़ा जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना, प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर पार्लियामेंट से बने हैं, तो विकास तेजी से हो रहा है। ये अब बीजेपी वालों को नजर नहीं आता। ये हरोली उत्सव कराते तो इनका फिर विरोध कर देते हैं। इन्होंने बोला हिरोली हमारा कल वो है तो हम उसमें करते हैं। जो विकास करता तो उनको अपना श्रेय लेते, अपने आप कुछ किया नहीं। पीजीआई जो है, ये जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुई। राजादा जी मेरे पास आए, एनवायरमेंट क्लियरेंस हमने बैठ कर करवाई, तब ये कार्य शुरू हुआ। धन्यवाद। और